हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल होता है वो भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया और ये कब लागू हुआ, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। साथ ही हम देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है वो किन संस्थानों पे लागू होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से निकलता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इसका क्या उद्देश्य है। जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बना हुआ है इसका क्या उद्देश्य है। और साथ ही हम देखेंगे इसकी कैटेगरी की कितनी कैटेगरी WHO के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट की बनाई गई है कि किस कैटेगरी में कौन सा वेस्ट आएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट का रूल है ये कब बनाया गया। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है वो भारत सरकार द्वारा 1998 में बनाया गया और ये लागू हुआ 28 जुलाई 1998 को। और ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये रूल तो भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। तो ये प्रिस्क्राइब किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट कि कब ये बना, कब ये लागू हुआ और किसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया था। ये तीन क्वेश्चन अलग अलग हमने तैयार कर लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल होता है वो किस पे लागू होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल होता है ये सभी अस्पतालों पे, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, नर्सिंग होम हो, डिस्पेंसरी हो, ब्लड बैंक्स हो, आइसोलेशन सेंटर हो, क्वारंटाइन सेंटर या फिर पैथोलॉजिकल लैब हो, रिसर्च सेंटर हो, पशु संस्थान हो, ऐसे जितने भी संस्थान है ये सभी पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट यहीं से निकलता है। कैसे निकलता है? जब हम कोई रिसर्च करते हैं या फिर जब हम किसी भी डिजीज के लिए डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं या फिर वैक्सीनेशन करते हैं, तो उस दौरान जो भी वेस्ट निकलता है वो सभी बायोमेडिकल वेस्ट ही कहलाता है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि किन संस्थानों पे बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है वो लागू होता है और कहाँ से ये निकलता है। देखिए जितने भी ये संस्थान मैंने अभी आपको बताया, इन सबके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका वो लोग किस तरह से उसकी ट्रीटिंग कर रहे हैं, उसको किस तरह से उसका निराकरण कर रहे हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं। अगर किसी भी संस्थान के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है भारत सरकार के बायोमेडिकल वेस्ट के रूल के तहत। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि जो वेस्ट निकल रहा है वो किस तरह से निकल रहा है, तो अगर हम एग्जाम्पल किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो अगर एक हॉस्पिटल को लेते हैं और उस हॉस्पिटल में एक बेड को लेते हैं, तो एक बेड पर डेली कम से कम 1 से 2 किलो कचरा निकलता है। कितना? कम से कम 1 से 2 किलो। एक बेड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल 100 बेड का है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो इसमें कम से कम 100 से 200 किलो कचरा डेली निकलेगा। क्योंकि अगर एक बेड पे 1 से 2 किलो निकल रहा है तो 100 बेड पे कितना निकलेगा? 100 से 200 किलो निकलेगा। ये हम एक दिन की बात कर रहे हैं। तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट रूल नहीं बनाया गया होता भारत सरकार द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो हॉस्पिटल ही होता है। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है इसकी वजह से हॉस्पिटल को नीट एंड क्लीन रखा जाता है, जिससे जो पेशेंट है या फिर जो पेशेंट के गार्जियन है या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, वो सभी खुद को सेफ रख सके, क्योंकि उनसे सारा एनवायरमेंट जुड़ा है, सारी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। जब वो हॉस्पिटल वर्क करते हैं उसके बाद वो घर जाते हैं तो घर के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ये ह्यूमन बीइंग की एक तरह से सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी कचरा है वो एक सिस्टम के थ्रू क्या हो डिस्पोज हो सके। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 बेड का हॉस्पिटल है और 100 से 200 किलो कचरा उसमें से पर डे निकल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि महीने में वहां से कितना कचरा निकलेगा। अब वो कचरा कैसे डिस्पोज करना है वो उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जिस कैटेगरी का जिस टाइप का कचरा होगा उस तरह से उसको डिस्पोज करने का तरीका भी होता है, क्योंकि इसको जितने भी कचरे हैं सबको डिस्पोज करने का अलग अलग तरीका होता है। किसी को हम जला के डिस्पोज करते हैं, किसी को कटिंग करके डिस्पोज करते हैं, किसी को दबा के डिस्पोज करते हैं। तो जैसा कचरा होता है वैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है। अब अगर यहाँ पे 100 से 200 किलो का कचरा है तो उसमें कम से कम 8 से 10%
का जो कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इन्फेक्टेड होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है वो हर तरह से हर संस्थान के लिए लागू होता है। किस लिए? क्योंकि उससे हम और हमारा एनवायरमेंट सभी सुरक्षित रह सकें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब भारत सरकार द्वारा जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बनाया गया है उसके क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बना हुआ है इसका पहला उद्देश्य है कि इन्फेक्शन को अधिक से अधिक कंट्रोल करना। सेकेंड है टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन पब्लिक जनरेशन ऑफ इन्फेक्टिव वेस्ट, मतलब कि दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी इन्फेक्टिव वेस्ट है उसके प्रोडक्शन को कम करना। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फेक्शन होने के चांस भी कम रहेंगे, क्योंकि जितना अधिक ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हमको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा और इन्फेक्शन होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो अगर हम इस प्रोडक्शन को ही कम कर दें तो हम इन्फेक्शन पे भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस भी कम रहेंगे और उसका मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर लेंगे। थर्ड इसमें ऑब्जेक्टिव्स है रिसाइकल द वेस्ट to the extent possible। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो भी वेस्ट है उसको जितना संभव हो सके उतना हमको रिसाइकल करके यूज कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो बायोमेडिकल वेस्ट का प्रोडक्शन है वो कम होगा, क्योंकि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट जो भी निकल रहा है जो रिसाइकलिंग के लायक है अगर हम उसको कर ले रहे हैं फिर से उसको हम रीयूज कर ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, कम कचरा निकलेगा और उसका मैनेजमेंट भी हम अच्छे से करेंगे और दूसरा इन्फेक्शन से भी हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। फोर्थ इसका पॉइंट है treat the waste by safe environment friendly acceptable method। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि ट्रीट द वेस्ट बाय सेफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्सेप्टेबल मेथड, मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हमको ऐसे मेथड से डिस्पोज करना चाहिए जिससे उसका हमारे एनवायरनमेंट पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे कह रहा है ट्रीट द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट है उसका हमको इस तरह से डिस्पोज करना चाहिए कि सेफ एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, एक्सेप्टेबल मेथड मतलब हमको ऐसे मेथड का यूज करना चाहिए। ये इसका फोर्थ उद्देश्य है किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का, जिससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे भी हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। जैसे अगर मान लीजिए हम खुले में कचरा जलाएंगे तो इससे वायु प्रदूषण होगा, अगर हम जमीन पर कचरा जलाएंगे तो इससे क्या होगा, भूमि प्रदूषण होगा। तो इन सब से बचने के लिए हमको जो अच्छा मेथड है वही यूज करना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। फिफ्थ इसमें पॉइंट है एडिक्वेट केयर इन हैंडलिंग टू प्रिवेंट हेल्थ केयर इन्फेक्शन। इसमें फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि एडिक्वेट केयर इन हैंडलिंग टू प्रिवेंट हेल्थ केयर इन्फेक्शन, मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसकी हैंडलिंग करते समय हमको अच्छे से केयर करना चाहिए जिससे जो हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन है उनको हम कम कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि एडिक्वेट केयर इन हैंडलिंग, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हम जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हम हैंडलिंग कर रहे हैं उस समय हम उसको एडिक्वेट केयर हमको करना चाहिए जिससे हम क्या करें कि जो हमारा हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन है उसको हम क्या करें, उससे बच सकें।
यही चीज 5th पॉइंट में कह रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव से, ये उद्देश्य है बायोमेडिकल वेस्ट का। 6 पॉइंट है सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग द बायोमेडिकल वेस्ट। कह रहा है सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग द बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग कर रहे हैं तो उस समय हमको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो भी इस वेस्ट को रख रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, उसको मतलब अच्छे से ग्लव्स पहने रहना चाहिए, फेस शील्ड लगा के रखना चाहिए, प्रॉपर उसको अपनी यूनिफॉर्म पहन के रखना चाहिए, और यूनिफॉर्म के ऊपर जो भी सेफ्टी उसके पास इक्विपमेंट है उनको पहन के रखना चाहिए, जिससे वो खुद को इन्फेक्शन से बचा सके। क्योंकि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस भी होता है, हमको नहीं पता कि उसमें इन्फेक्शन की मात्रा कितनी है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब का यही मतलब है कि अगर हम इन सभी उद्देश्य को फॉलो करते हैं तो हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल रख पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में कौन सा वेस्ट रखा गया है। तो अब हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अकॉर्डिंग टू WHO जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको 10 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लें कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम रख सकते हैं, तो इसमें आएगा टिश्यू, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट। तो ये चीजें किस में आएंगी, ये चीजें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आएंगी, जो फर्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट। अब कैटेगरी सेकंड में क्या आएगा, कैटेगरी सेकंड में आएगा एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में भी यही चीजें आएंगी जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आएंगी, क्योंकि एनिमल का यूज जब हम अपने रिसर्च में किसी चीज के लिए करते हैं, उसे किसी बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, तो फिर उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल वेस्ट में। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आता है कैटेगरी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसमें आएगा डिस्कार्डेड कल्चर, कल्चर डिवाइस, कल्चर डिश इंक्लूडेड स्टॉक्स, स्पेसिमेन, live and attenuated vaccine items। ये सभी किस में आएंगे, ये सभी माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट में आएंगे। मतलब जब हम माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कोई टेस्ट करते हैं तो उस समय ये जितने भी मैंने यहाँ आपको चीजें बताई एग्जाम्पल के तौर पे, ये सभी आएंगी। ये किस में आएगा, ये कैटेगरी थर्ड में आएगा। अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसमें आएगा लैब कल्चर, स्टॉक्स एंड स्पेसिमेन। मतलब जब हम कोई सैम्पलिंग करते हैं या फिर लैब कल्चरिंग करते हैं तो उसमें जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट कहते हैं। बाकी माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम कैटेगरी फोर्थ देखते हैं कि कैटेगरी फोर्थ में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है। फोर्थ में आएगा शार्प वेस्ट। जो शार्प मटेरियल होते हैं जैसे टूटी हुई बॉटल हो गई, वायल्स हो गए, एम्पुल्स हो गए, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी शार्प वेस्ट में आएंगे। अब कैटेगरी फिफ्थ में क्या आएगा, कैटेगरी फिफ्थ में आएगा डिस्कार्डेड मेडिसिन। डिस्कार्डेड मेडिसिन में वो मेडिसिन आएंगी जो मान लीजिए एक्सपायर हो गई हैं या फिर किसी वजह से खराब हो गई हैं, तो उनको हम किस में रखेंगे, उसको हम कैटेगरी फिफ्थ में डिस्कार्डेड मेडिसिन को रखेंगे। अब कैटेगरी सिक्स की बात करते हैं कि उसमें किसको रखेंगे, तो कैटेगरी सिक्स में रखते हैं
सॉइल्ड वेस्ट को। सॉइल्ड वेस्ट में क्या आएगा? सॉइल्ड वेस्ट में आता है कॉटन विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, प्लास्टर कास्ट एंड ड्रेसिंग मटेरियल्स लाइक बैंडेज, कॉटन। तो ये सभी चीजें कैटेगरी 6 में आएगी, जिसको हम बोलेंगे सॉइल्ड वेस्ट, जिसमें क्या क्या आता है? कॉटन विद ब्लड आएगा, मतलब ब्लड से सना हुआ कॉटन आएगा, बॉडी फ्लूइड आएंगे, प्लास्टर कास्ट आएगा, और उसके बाद ड्रेसिंग मटेरियल लाइक बैंडेज और कॉटन। तो ये चीजें कैटेगरी 6 में आएंगी। ये सभी कैटेगरी इसलिए डिफाइन की जा रही हैं क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम कलर कोडिंग देखेंगे, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए बैग बनाए गए हैं, और उस बैग को कलर कोडिंग दी गई है कि किस कलर में, किस कलर के बैग में कौन सा वेस्ट रखा जाएगा। तो जब हमको कैटेगरी पता रहेगी तभी हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि जब ये कैटेगरी है तो ये इस बैग में रहती है, और हमको याद करने में भी आसानी होगी। तो अभी हम 6 कैटेगरी पढ़ रहे हैं। अब कैटेगरी 7 देख लेते हैं। तो कैटेगरी 7 में आएगा सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें आएंगी प्लास्टिक्स आइटम्स। प्लास्टिक आइटम्स में आएगा जैसे IV ट्यूब्स, कैथेटर एंड डिस्पोजेबल ट्यूबिंग्स। मतलब प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किस में आएंगी? वो कैटेगरी 7 सॉलिड वेस्ट में आएंगी। अब कैटेगरी 8 देख लेते हैं। कैटेगरी 8 इसमें आएगा लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें आएगा लेबोरेटरी वॉशिंग आइटम्स, क्लीनिंग आइटम्स, हाउसकीपिंग आइटम्स एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। मतलब कि जो कैटेगरी 8 है उसमें लिक्विड वेस्ट को रखा गया है, जिसमें बता रहा है कि इसमें लेबोरेटरी से रिलेटेड चीजें आएंगी। जैसे अगर मान लीजिए लेबोरेटरी टेस्ट के समय हम किसी लिक्विड का यूज कर रहे हैं, या फिर लेबोरेटरी को वॉश करने के लिए जिस का यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है ना क्लीनिंग आइटम, हाउस कीपिंग आइटम्स, डिसइंफेक्टेड एक्टिविटीज। अगर हम जो भी हमारा एरिया उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी लिक्विड का यूज कर रहे हैं तो वो सभी किस में आएंगे? वो सभी कैटेगरी 8 में आएंगे। अब हम कैटेगरी 9 देख लेते हैं। इसमें आएगा इंसिनरेशन एस। इंसिनरेशन एस का मतलब होता है कि जब हम जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है या फिर अदर कोई चीज होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, मतलब जो राख बचती है, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम कैटेगरी 9 में रखते हैं, इंसिनरेशन एस। इंसिनरेशन मतलब होता है किसी चीज को जलाना, और एस मीन्स होता है राख। कैटेगरी 10। अब हम कैटेगरी 10 में देख लेते हैं। तो इसमें आएगा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट। अब केमिकल वेस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें आएंगे रिसर्च प्रोडक्ट्स, एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट्स, बैटरीज एंड मरकरी कंटेनिंग आइटम्स। तो ये सभी किस में आएंगे? ये सभी भी कैटेगरी 10 में आएंगे, जो केमिकल वेस्ट है। रिसर्च प्रोडक्ट मतलब जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उससे जो भी चीजें निकलेंगी वो किस में आएंगी? केमिकल वेस्ट में आएंगी। कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे जो चीजें निकल के आएंगी वो किस में आएंगी? वो कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट में आएंगी। तो अभी हमने सभी कैटेगरी देख ली, किस कैटेगरी में कौन सी चीज आती है। ये जितनी भी कैटेगरी हमने पढ़ी है सभी WHO के द्वारा निर्धारित की गई है। बायोमेडिकल वेस्ट में टोटल 10 कैटेगरी है जो हमने पूरी तरह से देख लिया। अब इसके बाद आता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करने के लिए हम जो भी कलर बैग्स यूज करते हैं उसमें किस कलर बैग्स में कौन सा वेस्ट रखते हैं और वो किस कैटेगरी में आता है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।